हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गाला पेपर 1 सॉल्यूशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 मतलब जितने भी पोयम वाले चैप्टर है उससे प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें फर्स्ट पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसके बिना मीरा को कुछ भी नहीं सुहाता, राम, कृष्ण, हरि या शंकर। तो इसका सही आंसर होगा हरि। नेक्स्ट है, गोपियां किसकी बनी माला पहनेंगी, गूंजे की, मोरपंख की, फूलों की या मोती की। तो इसका सही आंसर होगा गूंजा की। नेक्स्ट है, बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था, गौतम, द्रोणाचार्य, कश्यप या मौनी ऋषि। तो इसका सही आंसर है कश्यप। नेक्स्ट है, कवि ने किस वन का जिक्र किया है, मधुवन, सतपुड़ा के वन, तपोवन या चीड़वन। तो इसका सही आंसर है चीड़वन। नेक्स्ट है, जीवन में एक सितारा था डैश, वह डूब गया तो डूब गया, माना वह बेहद प्यारा था, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके प्यारे छूटे। तो इसका सही आंसर होगा जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। नेक्स्ट है, दीदी भाई के लिए क्या सामान रखती है, खिलौने, केले, गुड्डे या कपड़े। तो इसका सही आंसर होगा गुड्डे। नेक्स्ट है, कैलेंडर को देखकर कवि को क्या याद आता है, रोज की दिनचर्या, जन्मदिन, पुराने मित्र, मीठी यादें। तो इसका सही आंसर है रोज की दिनचर्या। नेक्स्ट है, औलूरी का क्या अर्थ है, अनुनय, विनय, लोरी या माफिक। तो इसका सही आंसर है माफिक। नेक्स्ट है, कविता के साथ कवि का नाम लिखकर जोड़ा मिलाइए। जिसमें फर्स्ट है, कान भये बस बांसुरी के। तो इसका सही आंसर है रस खान। नेक्स्ट है, भारत शीर रत्न भरत, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, दरख्तों के तने कैसे हैं। तो दरख्तों के तने बहुत नाजुक है। नेक्स्ट है, तारों के टूटने पर अंबर क्या नहीं करता। तो तारों के टूटने पर अंबर शोक नहीं मनाता। नेक्स्ट है, दोपहर में ठंडी छां का अनुभव कवि कहाँ करता है। तो दोपहर में ठंडी छां का अनुभव कवि पीपल के नीचे करता है। नेक्स्ट है, कैलेंडर कहाँ लगा है। तो कैलेंडर घर और दफ्तर पर लगा है। नेक्स्ट है, कैलेंडर जो है वो घर और दफ्तर में लगा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट है, दिन छिपने पर कवि किसका इंतजार करता है और क्यों। तो दिन छिपने पर कवि अपने जीवन में नयापन आने का इंतजार करता है, और इसलिए कि कवि को अपना जीवन यांत्रिक लगने लगा है। अर्थात यांत्रिक कहने का मतलब है मशीन के जैसा, कि हर एक दिन एक ही जैसा कार्य, जीवन में कुछ भी नयापन नहीं रहा है। इसीलिए कवि को दिन छिपने पर अपना जीवन एक यांत्रिक के जैसा लगने लगता है, एक मशीन की तरह उसे अपना जीवन लगने लगता है। नेक्स्ट है, कवि को इसकी क्यों चिंता है कि घर नदियों के किनारे बने हैं। तो नदियों में अक्सर बाढ़ आया करती है। बाढ़ के समय नदी का जो रूप होता है वो विकराल हो जाता है। वे अपने साथ घर, पेड़, फसलें, पशु आदि सब बहा के ले जाती हैं। नदियों के किनारे बने घरों के बारे में लेखक को इसलिए चिंता है कि वो बाढ़ की चपेट में आकर कहीं नष्ट ना हो जाए, घर वगैरह सब बर्बाद नहीं हो जाए। नेक्स्ट है, बालक ने क्रोधित सिंहनी से क्या कहा। तो बालक ने क्रोधित सिंहनी से कहा, जब सिंहनी क्रोध में आकर गरजने लगी तो बालक भरत ने छड़ी तान कर उससे कहा कि यदि मेरे खेल में तू अड़चन डालोगी तो कभी मार खा जाओगी,
और मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगा। तू यहाँ से चली जा, भाग जा यहाँ से। तो बालक भरत ने क्रोधित सिंहनी को डराना चाहा और कहा, यहाँ से भाग जा। अगर तू मेरे खेल में अड़चन डालेगी, बाधा डालेगी, तो मैं इस बालक शिशु को मैं दूंगा नहीं। और तू यहाँ से चली जा, यहाँ से भाग जा। इस तरीके ने इस तरीके से बालक ने क्रोधित सिंहनी को डराना चाहा। नेक्स्ट है, गोपियां कृष्ण की बांसुरी को अपने ओठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? तो गोपियों का मानना है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं। वे उनको नहीं चाहते हैं, पूरा दिन वो बांसुरी के साथ में ही रहते हैं। इस तरह वे कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन के रूप में देखती है और इसीलिए सौतैया डाह के कारण गोपियां बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती है, क्योंकि वो उनसे जलती हैं, ईर्ष्या करती हैं। नेक्स्ट है, कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं? तो कृष्ण युवा व्रज नारियों और प्राण प्यारी राधा के साथ होली खेल रहे हैं। वे मुरली, डफ और चंग की ध्वनि पर धमार गीत गाते हुए तालियां बजा रहे हैं। वे अपने हाथों से चंदन और केसर छिड़क रहे हैं और अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भरकर सब पर डाल रहे हैं। तो इस तरीके से मनोहारी चित्रण है कि कृष्ण किस तरीके से गोपियों के साथ, व्रज के लोगों के साथ होली खेल रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 7-8 वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, नींव की ईंट हो तुम दीदी, कविता का केंद्रीय भाव समझकर लिखिए। तो प्रस्तुत कविता, जो कि नींव की ईंट हो तुम दीदी के अद्भुत प्रदय का वर्णन किया गया है। दीदी ने बच्चों के जीवन को संस्कारित किया है, उनको संस्कार दिया है, उनको ज्ञान दान दिया है, अक्षरों का बोध कराया है। उन्हें दीदी का व्यक्तित्व महान आदर्श लगता है, क्योंकि उन्होंने जो सीखा है वो दीदी से सीखा है, जिसमें उन्हें पीपल की छांव, ढिबरी के प्रकाश, चट्टान जैसे विश्वास तथा नींव की ईंट की झलक दिखाई देती है। दीदी के रूप में उन्हें पीपल की छांव, ढिबरी के प्रकाश, चट्टान जैसे विश्वास और नींव की ईंट की झलक उनको उनमें दिखाई देती है, दीदी में, क्योंकि उन्होंने उनको संस्कारित किया है, उनको ज्ञान दान दिया है। नेक्स्ट है, बालक भरत की निर्भीकता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बालक भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा और इस चैप्टर को लिखा जयशंकर प्रसाद जी ने। बालक भरत जन्म से ही बड़ा निर्भय था, निडर था। सिंहों के शावक उनके बच्चों को, उनके साथी थे उनके बच्चे। सिंह के जो शावक है, उनके बच्चे हैं, उनके साथी थे, मित्र थे या सहचर थे। सिंह शावक का मुंह खोलकर उसके दांत गिनने में वो जरा भी सहमता नहीं था। उसके दांतों की कुटिलता और शक्ति देखने में उसे बड़ा आनंद आता था। इस बहादुर बालक के धृष्टता को देखकर गुस्से से जो भरी हुई सिंहनी है, वो भी दहाड़ने लगती है और उसका दहाड़ना देखकर बालक भरत है, वो उसे डांटता है और मारने की धमकी देकर वहां से भाग जाने के लिए कहता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बालक भरत में आश्चर्यजनक निर्भीकता थी कि वो किस प्रकार से बिना डरे हुए उस सिंहनी का सामना करता है, उसे वहां भाग जाने के लिए कहता है। तो उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।